तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। और आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर सेकंड भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर अपना पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, जहां पर हमने राष्ट्रवाद से रिलेटेड सारी चीजें जानी थी। यानी कि राष्ट्रवाद क्या होता था, जब किसी व्यक्ति के या फिर किसी देश के एक लोगों के बीच मन के अंदर अपने देश के प्रति जो एक प्रेम की भावना होती थी, जिसे हम क्या कहा करते थे, राष्ट्रवाद कहा करते थे। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद सीखा था, और आज हम इस चैप्टर के अंदर डीपली पढ़ने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से हुआ। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं अपने सपोर्ट मटेरियल से, जहां पर हमारा पूरा डीपली या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर हम करने वाले हैं सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, 1857 में स्वतंत्रता का संग्राम पारित होता है और 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना होती है। यानी कि जो वंदे मातरम हमारा बनाया गया था वो 1870 में बना था, और किसने बनाया था? बंकिम चंद्र के द्वारा बनाया गया था। हमारे भारत की सबसे पहली पार्टी बनती है जिसका नाम होता है कांग्रेस, और 1885 में सबसे पहले कांग्रेस बनती है, जिसकी स्थापना बंबई के अंदर होती है। और बंबई में भी उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं हमारे? सबसे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले अध्यक्ष जो बनते हैं, जिनका नाम क्या होता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम होता है, जिन्होंने कांग्रेस की जो कांग्रेस के हमारे पहले अध्यक्ष बने। 1885 में इसकी स्थापना हुई, बंबई में हुई। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति जिनका नाम होता है लॉर्ड कर्जन, जो कि 1905 में सन 1905 में बंगाल का विभाजन प्रस्ताव करते हैं। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन प्रस्ताव करते हैं। इसके साथ ही 1905 में ही अविंद्रनाथ टैगोर ये हमारी भारत माता का चित्र बनाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जो भारत का मैप है उसके पीछे एक माता का चित्र बना हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं पूरी की पूरी भारत माता का जो चित्र बनाया वो बनाया अविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि 1905 के अंदर जिसको बनाया गया। इसके बाद में सेम उसके अगले साल यानी कि 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। यानी कि इनकी मुस्लिम को अलग या फिर एक उनकी लीग की स्थापना करने के लिए इन दोनों व्यक्तियों ने, यानी कि आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने 1906 में इसकी स्थापना की। और सेम उसके नेक्स्ट ईयर 1907 में जो हमारी कांग्रेस बनी थी 1885 में, वो दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाती है, जिनका नाम होता है नरम दल और गरम दल। यानी कि नरम दल के अंदर वे लोग आते थे जो कि आपका शांति से काम चाहते थे, जो कि अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। और गरम दल के अंदर वे लोग आते थे जो कहते थे आर और पार की लड़ाई लड़ना जानते थे, या फिर वो हिंसा के रास्ते पर चला करते थे। नरम दल के अंदर हमारे गांधी जी और अन्य व्यक्ति, अन्य हमारे नेता आते थे, जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए। गरम दल के अंदर भगत सिंह, हमारे सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोग इसके अंदर आते थे। 1911 के अंदर दिल्ली में एक दरबार होता है, एक मीटिंग होती है, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1911 में दिल्ली दरबार होता है। उस दिल्ली दरबार के अंदर जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था जस्ट अभी ऊपर, उस लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, इंकार कर दिया। और उसी मीटिंग के अंदर हमारे भारत की पहले जो राजधानी थी वो कोलकाता हुआ करती थी, जिसे चेंज करके दिल्ली कर दिया गया 1911 में। सेम इसके बाद में हमारा 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। ये जो हम यहाँ पर ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये आपकी क्लास 10 के साथ साथ आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो आप अच्छे से पढ़िएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। इसके बाद में 1915 में अगले साल गांधी जी भारत आते हैं, यानी कि स्वदेश आते हैं, और आते ही भारत में लगातार आंदोलन करते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके पेपर में जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, वो इन तीनों पार्ट से 100% एक बनता है। यानी कि 1917 में, सन 1917 में महात्मा गांधी ने नील की खेती के लिए विरोध करा, और यह विरोध जो हुआ था वो बिहार के चंपारण में हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नील की कृषि के लिए जो विरोध किया था बिहार के चंपारण में किया था, महात्मा गांधी ने किया था, और 1917 में किया था। फिर 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में, गुजरात का एक जिला खेड़ा, उसमें किसानों के लिए सत्याग्रह किया। और उसके नेक्स्ट ईयर 1918 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में सूती कपड़ा मिल के जो कारीगर थे उनके साथ जो अत्याचार होता था उनके लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया, जो कि 1918 में होता है। इसके साथ साथ 1918 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार, इसके साथ साथ क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं हमारे भारत के लिए स्वशासन की मांग कर रहे थे, अंग्रेजों ने उस स्वशासन की मांग को भी यहां पर आकर के ठुकरा दिया था, और अंग्रेजों ने भारतीयों पर
1919 में रॉलेट एक्ट जैसा, यानी कि काला कानून, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था, ये लागू कर दिया। ठीक है, जिसमें लोगों को जबरदस्ती पकड़ लिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया। इसके ही बाद सेम 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली शुरू करते हैं। ये अली बंधु इस आंदोलन को शुरुआत करते हैं, लेकिन कई सारे लोग खिलाफत आंदोलन का नाम आने से ये समझते हैं कि वे इसका स्टार्टिंग, इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। नहीं, इसका आंसर शौकत अली और मोहम्मद अली होगा, यानी कि सॉरी मोहम्मद अली और शौकत अली 1919 में करते हैं। महात्मा गांधी ने इसके बाद में, इसके आंदोलन के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय पर एक बड़ा जनता के आधार वाला सत्याग्रह करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने ये सोचा था जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे तब तक इस आंदोलन को नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद में 1922 में चोरा चोरी में एक हिंसक घटना होती है। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वह जो घटना थी बहुत खतरनाक थी। इसको देखते हुए गांधी जी अपनी इस सत्याग्रह को अगेन वापस ले लेते हैं, और 8 अगस्त 1925 को अंग्रेज एक ट्रेन लेकर के जा रहे थे, काकोरी से वो ट्रेन जा रही थी। तो काकोरी में जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों की ले जा रही, जो खजाना ले जा रही ट्रेन थी, उसे लूट लिया। और लूटने में जो हाथ था हमारे कांग्रेस के गर्म दल का, यानी कि हमारे भगत सिंह और अन्य जो भी क्रांतिकारी थे उन लोगों का हाथ था। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, जिसका विरोध हमारे भारत के लोग करते हैं, और इसका विरोध करते करते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है यहाँ पर, ये साइमन कमीशन क्या होता है। साइमन कमीशन एक ब्रिटिश के लोगों के द्वारा बनाया गया समूह था, जो कि भारत पर वे कार्य करना चाहते थे। तो यानी कि 7 लोगों का समूह था, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर एक बम फेंके, और वह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ धुएं वाले बम थे। और उनका यह उद्देश्य था कि जिससे कि वे अपने गर्म दल को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर सके, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव होकर के उनके ग्रुप के अंदर जुड़ जाएं। और इसके साथ ही 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी से, यानी साबरमती से दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी, जो कि वह नमक पर कर लग रहा था उसे तोड़ने के लिए। इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, और इसके खत्म होते ही महात्मा गांधी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग, जो एसोसिएशन था, दबा हुआ वर्ग था, उन्हें उठाने के लिए कुछ संगठन बनाए, और 23 मार्च 1931, जो काला दिन, ब्लैक डे कहा जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ठीक है, हमारे लिए वो ब्लैक डे है। 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और जिसमें सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, या फिर स्थगित कर दिया जाता है। हम बाद में पढ़ेंगे, 1932 में वो चालू होता है, आगे पढ़ेंगे उसे, पहले से खत्म करें। 1931 में महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन जितनी वो सफलता चाहते थे वो सफलता उन्हें वहां से नहीं मिलती है। जो गोलमेज सम्मेलन थे वो 3 थे, 3 आयोजित किए गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि लंदन में किए गए थे। ठीक है, जिसमें भारत ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, और 1933 में चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान के विचार सबसे पहले आगे रखे थे, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि यदि भारत स्वतंत्र होगा तो एक पाकिस्तान देश अलग कर दिया जाएगा। यानी कि वो कौन थे? चौधरी रहमत अली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और प्रांतीय सरकार का गठन किया गया, और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, जो कि 1945 में खत्म हो गई थी। 1940 के अंदर मुस्लिम लीग अधिवेशन में जो अभी ये मांग हुई थी, ये पाकिस्तान की मांग संकल्प हो जाती है, यानी संकल्प जो था वो पास हो जाता है। कहां पर? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर में जो मीटिंग होती है वहां पर जाकर के आपका 1940 में उस मांग को पूरा कर लिया जाता है। 1942 में भारत के लोग भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और गांधी जी कहते हैं करो या फिर मरो, ये नारा देते हैं गांधी जी। 1945 में अमेरिका जापान के 2 शहरों पर बम फेंकता है, जिसका नाम होता है हिरोशिमा और नागासाकी। इन दोनों पर वह बम फेंकता है, और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1945 में ही। इसके साथ 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आता है, जब भारत की आजादी के दिन आ गए होते हैं, स्वतंत्रता के। और हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। कुछ रोचक तथ्य जहां पर किस किस ने हमारे देश के कौन कौन से नारे दिए, आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। भारत जब आजाद हुआ उस समय पर अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन के जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था क्लाइमेंट एटली थे।
हमारे देश के अंदर अगर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, दिल्ली चलो दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने दिया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद। और इसके बाद हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यानी कि यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना या एक समान चेतना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। और यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। हम लोग समान, एक हम लोगों का, सभी का, भारत के लोगों का इतिहास रहा, सबकी राजनीति सेम, सबकी संस्कृति, एक दूसरे के साथ उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं। और कई बार लोग हमारे भारत जैसे विभिन्नता यानी अलग अलग चीजों से भरे हुए देशों में लोग अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के होते हुए भी वो मिल करके रहते हैं। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम अपना, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ 1914 में, उस समय खिलाफत और असहयोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरुआत हुआ, क्वेश्चन बनेगा आपका पेपर के अंदर, जब प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है और युद्ध के बाद की परिस्थितियां क्या होती हैं। तो एक नई आर्थिक स्थिति, एक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा होती है, यानी कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल से रिलेटेड एक स्थिति पैदा होती है। और रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि भाई जो अंग्रेज होते हैं, उस समय पे भारत पे अंग्रेजों ने राज किया हुआ था। अंग्रेज हमारे भारत के जो लोग थे उन्हें सेना में जबरन यानी जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे और उसकी भरपाई व कर्जा लेकर के टैक्स में हमसे वृद्धि करके की जा रही थी। सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, आयकर शुरू कर दिए गए, ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों को जबरदस्ती भर्ती और फसल नष्ट हो जाने की वजह से, क्योंकि सारे के सारे सिपाही जो किसान थे वो सिपाही बन गए, तो सारी की सारी फसलें हमारी क्या हो गई, नष्ट हो गई थी, खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। फ्लू की महामारी की वजह से, अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला टॉपिक हमारा सत्याग्रह के विचार, यानी कि सत्याग्रह क्या होता है। इसका अर्थ होता है जब एक व्यक्ति सत्य और अहिंसा बिना लड़ाई के आधार पर एक नए तरीके का जनता का आंदोलन का रास्ता अपनाता है तो उसे सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, सत्याग्रह के मुख्य बिंदु, यदि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो उत्पीड़क जो आपको पीड़ा दे रहा है आपसे, उसे लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे कि बिना किसी प्रतिशोध की भावना के, आक्रामकता का सहारा लिए बिना सफल हो सकता है। यानी कि आप, जरूरी नहीं है कि आप वहां पर अस्त्र और शस्त्र ही उठाएंगे, उस समय पर आप अपनी बुद्धि का, अपने संविधान का, अपने नियमों का पालन करके सही तरीके से आप उनका लाभ उठा सकते हैं और अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। आपको उस समय पर किसी भी प्रकार की हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्पीड़क की चेतना को झिझोक कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने और दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जाता है ना। महात्मा गांधी के द्वारा जो भी सत्याग्रह किए गए थे हमने पढ़ लिया था, बिहार के चंपारण, गुजरात के खेड़ा जिले में और गुजरात के अहमदाबाद में, हमने अभी तीनों पढ़ लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भाई रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट के कुछ क्या मुख्य प्रावधान थे, क्या उद्देश्य से और ये क्यों महत्वपूर्ण था। ठीक है, जैसे कि रॉलेट एक्ट के प्रावधान क्या थे कि जबरदस्ती राजनीतिक कैदियों को, जो कि हमारे भारत को आजाद करने के लिए कुछ लड़ाइयां लड़ रहे थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया गया, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद में भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए इसका उद्देश्य था कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उनको दबा दिया जाए, ये उसका उद्देश्य था। तीसरा, इसके परिणाम क्या होते हैं कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल शुरू होती है ना, और अलग अलग शहरों में रैलियां निकाली जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। ठीक है, रेलवे वर्कशॉप जितनी भी होती है उनमें कामगारों का हड़ताल, दुकानें बंद हो गई और स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंक और डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले हुए। और ये अन्यायपूर्ण क्यों था? क्योंकि भाई देखो, जो अंग्रेज थे इन्होंने भारत के नागरिकों की जो हमारी आजादी थी इसे छीना था ना, इस पर प्रहार किया था और हमारी सहमति के बिना ये कानून पास कर दिया था, काला कानून, जो कि हमें नहीं पता था। ठीक है, आगे अब जब इसे देख, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या था, आपका मुख्य घटना 13 अप्रैल 1919 को होती है, अमृतसर में होती है, यानी कि पंजाब में होती है। ठीक है, इसमें सालाना वैसे कि मेला लगता था, जिसकी शिरकत करने के लिए, कानून का विरोध प्रकट करने के लिए लोग वहां पर, गांव की जो भीड़ थी वो जलियांवाला बाग में इकट्ठी होती है।
लेकिन शहर से बाहर होने के कारण गांव के लोगों को नहीं पता होता है कि वहां पर मार्शल लॉ लागू हो चुका है। और मार्शल लॉ लागू हो चुका है तो अंग्रेज क्या करते हैं, वहां पर जनरल डायर पहुंचता है, वो लोग जलियांवाले बाग में जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जनरल डायर वहां पर पहुंचता है और उस भीड़ का एक दरवाजा होता है उसे बंद कर देता है और उन पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। ठीक है, जिसके कारण लाखों लोग, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसे देख करके जो भारत के अलग अलग लोग थे उन लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है, गुस्सा पैदा हो जाता है, जिसका प्रभाव क्या पड़ता है हम पढ़ते हैं जलियांवाले बाग का हत्याकांड का प्रभाव। ठीक है, तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में सड़कों पर लोग उतर आते हैं गुस्से में, क्योंकि जो पंजाब से आसपास के जितने भी राज्य हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऊपर राजस्थान, जितने भी हैं, ये सभी सड़कों पर उतर आते हैं, हड़ताल करने लगते हैं, लोग पुलिस से लड़ाई मोल लेने लगते हैं, सरकारी इमारतों पर हमला कर देते हैं। सरकार के निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया और लोगों को अपमानित किया और ये कहा कि ये सभी के सभी आतंकवादी हैं। ठीक है, और सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे उन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया, सड़क पर घिसट कर चलने, और जो साहिब मतलब उस समय पर अंग्रेजों को कहा जाता था, उनको सलाम करने के लिए अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया। लोगों को कोड़े मारे गए। गुजारा वाला एक जगह है पंजाब में, गांव पर बम बरसाए गए, हिंसा फैलते थे। गांधी जी ने यहाँ पर अपना सत्याग्रह फिर से वापस ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत जो वर्ड है एक खलीफा से बना। किससे बना? खलीफा, जो कि ऑटोमन तुर्की का एक राजा हुआ करता था और इसके साथ ही साथ इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक नेता भी था। पहला विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी, ये अफवाह फैली थी, सिर्फ ये अफवाह फैली कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ है उसमें तुर्की की क्या हो गई? हार हो गई, है ना। और ये अफवाह फैल गई कि तुर्की पर अपमानजनक संधि थोपी गई है, इसलिए खलीफा जो ये राजा था तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में अली बंधु द्वारा, जो हमारे भारत में अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके द्वारा बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन की गई। अब अगला कि भाई गांधी जी ने ऐसे क्यों सपोर्ट किया था, इसका मुद्दा क्यों उठाया, मैंने आपको जब भी बताया कि रॉलेट एक्ट की असफलता के बाद से महात्मा गांधी पूरे भारत में बहुत बड़ा जनता के आधार वाला आंदोलन करना चाहते थे और उन्हें यह विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के पास लाए, ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया था यहाँ पर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहां तक आपको वीडियो समझ आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।